हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, हाल में ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस के साथ साथ अन्य बहुत से पदों पर विज्ञापन जारी किए गए, आवेदन मांगे गए हैं सभी छात्रों से। तो यहाँ पर जो ये आज वीडियो बनने वाली है, उसके बाद देखिए जैसे आवेदन आए ना, आवेदन आने के बाद दोस्तों मुझे बहुत सी ऐसी क्वेरीज प्राप्त हुई, ऐसे डाउट्स प्राप्त हुए कैंडिडेट्स के, जिन पर वीडियो बनाना आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो वो कौन-कौन से डाउट्स थे, कौन-कौन से क्वेरीज थी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का लोअर पीसीएस हो या अपर पीसीएस हो, ये 5 साल में एक बार आता है भैया, यानी कि पंचवर्षीय योजना है। और अगर इसमें आप फॉर्म को गलत भरते हैं तो हो सकता है कि सिलेक्शन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ नियम कानून आपको प्रमाण पत्रों के संबंध में जान लेने हैं। तो उसी पर ये पूरा वीडियो बना है कि प्रमाण पत्रों के संबंध में जो हमारा यूके पीसीएस है, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, उसकी जो यहाँ पे नियमावली है वो क्या है, उसको समझना है आपने। अब देखिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी गलती आपका सिलेक्शन रोक दे। और बहुत से लोगों का ये भी आप मेरे को मैसेज प्राप्त हो रहा है कि हमारा फॉर्म गलत हो गया था लोअर पीसीएस का और अपर पीसीएस का भरते समय। कोई बोलता है कि हमारे पिताजी का नाम में गलती हो गई, कोई बोलता है हमारे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई, कोई बोलता है हमारे नाम के लेटर में गलती हो गई। तो अभी भी आप लास्ट डेट तक फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। इसमें लॉस ये होगा कि आपका जो फीस आपने पेड कर दी वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, लेकिन आप दोबारा तिबारा भी फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है जिसका गलत फॉर्म भर चुका है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए क्वेरीज हमको क्या क्या मिलती है। पहली क्वेरीज मेरे को ये मिलती है दोस्तों कि कोई हमें सबसे ज्यादा व्यूमन की तरफ से क्वेरीज मिल रही है कि देखिए मेरा जो पहले डोमिसाइल था या प्रमाण पत्र थे उसमें मेरा नाम ये है, और शादी के बाद अब मेरा आधार कार्ड में नाम चेंज हो चुका है। शादी के बाद मेरा जिस प्लेस पे शादी हुई है वहाँ का नया डोमिसाइल बन गया है। तो क्या अब मैं कौन सा यहाँ पे उपयोग करूँ, मैं फॉर्म भरते समय कौन सी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालूँ उसमें। तो इस प्रकार की क्वेरीज मुझे प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ देखिए हमको ये क्वेरीज भी मिलती है कि मैं शादी से पहले ओबीसी क्षेत्र में रहती थी, शादी के बाद अब मेरा जो क्षेत्र है वो सामान्य क्षेत्र है, तो क्या मुझे अब भी ओबीसी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेरीज आए, और फॉर्म भरने को लेकर भी बहुत सी क्वेरीज आए दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रमाण पत्रों के संबंध में जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, जो रूल्स हैं, वो क्या होते हैं। अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट नेम या आपका आधार कार्ड और स्कूल सर्टिफिकेट में कोई यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप कैसे क्या करेंगे, इन सभी बातों पर ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये पूरी संनिरीक्षा है। ठीक है, संनिरीक्षा बोलते हैं इसको, संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2019 में इसको रिलीज किया था यूके पीसीएस ने। ठीक है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि आपको कौन कौन से प्रमाण पत्रों के संबंध में, जब आपकी यहाँ पे कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं, मेंस एग्जाम के लिए जब प्रमाण पत्र भेजते हैं, या फाइनल सिलेक्शन के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय आपके प्रमाण पत्रों से संबंधित कुछ नियम कानून है जो आपने जानने आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ, जो एक मेरे को क्वेरी आई थी कि शादी से पहले मैं ओबीसी क्षेत्र में रहती थी, लेकिन मेरी शादी अब जनरल क्षेत्र में, और जनरल जो जिससे शादी हुई है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है फैमिली। तो क्या इस महिला को ओबीसी मिलेगा? तो हाँ, इस महिला को अपने जीवन पर्यंत तो ओबीसी मिलेगा, केवल महिला को, ना कि इसके बच्चों को या अन्य को। ठीक है, केवल महिला को, क्योंकि महिला का जन्म अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में हुआ है। तो ये हमेशा ही ओबीसी के लिए क्या रहेंगी, एलिजिबल रहेंगी। इनकी शादी कहीं भी हो जाए, ठीक है, राज्य के किसी भी जगह पे, अगर ये ओबीसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और दूसरा जो क्वेरी सबसे ज्यादा आ रहा था कि हमारा जैसे नाम वगैरह वाला, तो अब उसके अलावा भी जितने लोग इस फॉर्म को, जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं, तो उनसे संबंधित भी यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम कानून दिए गए हैं इस संनिरीक्षिका 2019 में। तो आपको वो जानने चाहिए। चलिए देखेंगे एक एक करके। तो ये आप जो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे ही आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाती है। हालांकि मैं इसको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, देखिए दोस्तों, जो स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस है, यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र और अभिलेखों की संरक्षिकता हेतु मार्गदर्शिका है, ये यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की गई है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या चीजें बताई गई। सबसे पहले देखिए आपका नाम, तो नाम से संबंधित इसमें बातें बताई गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित नाम को ही स्वीकार किया जाएगा। जो आप नाम अंकित करेंगे ना, अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई करते समय, वही नाम आपका स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक अर्हता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति जो एनओसी होती है आदि में ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार ही नाम होना चाहिए। यानी कि जो आप आवेदन करते समय फॉर्म भरेंगे ना,
आवेदन करते समय जो नाम डालेंगे नेम कॉलम में, वही नाम आपका जितने भी प्रमाण पत्र हैं, जितने भी आपके स्कूल सर्टिफिकेट हैं या जितने भी आपके अदर सर्टिफिकेट हैं, सेम होना चाहिए। अगर इसमें कोई देखिए कमी आती है तो यहाँ पे इसका कार्यवाही के लिए भी बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अभ्यर्थी का जो नाम है हाई स्कूल की जो अंक पत्र है उस प्रमाण पत्र के अनुरूप होना आवश्यक है। यदि नाम में भिन्नता है तो नाम परिवर्तन संबंधी सूचना, शपथ पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक है। इनमें से कोई एक चीज है तो ये हो सकता है आपका, ठीक है। और अगर देखिए आवेदन पत्र में आपने जो नाम भरा है और जो आपके अन्य अंक पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख में नाम में थोड़ी बहुत भिन्नता है, तो अभ्यर्थी को नाम में भिन्नता के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी कि आप इसको समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ क्या हो गया, जो हमारी शादीशुदा ये महिलाएं हैं सबसे पहले उनके लिए है ये ऑप्शन। देखिए शादी से पहले किसी का नाम, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, आप लोग इसको माइंड मत कीजिएगा। शादी से पहले किसी का नाम है जैसे रेखा, ठीक है। शादी के बाद, शादी से पहले किसी का नाम है रेखा जोशी, मान लेते हैं, चलिए ठीक है। और उनकी शादी हो जाती है हमारी किसी किसी अदर कास्ट में, जहाँ पे उनको नाम मिल जाता है, जो सरनेम मिल जाता है, फिर उसके बाद इनका नाम हो जाता है रेखा पांडे, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा जोशी हमारी रेखा पांडे बन गई। अब उनके जितने भी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें नाम है रेखा जोशी। और उसके बाद जैसे इनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद इनका नाम रेखा पांडे होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे डोमिसाइल इनका चेंज होगा, इसके साथ साथ इनका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये संशय में भैया मेरा नाम वहाँ पे ये था स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड वगैरह नई डोमिसाइल में और हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्ड में मेरा नाम तो पांडे हो गया। क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेरे को दिक्कत होगी? तो यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों नो। आपके पास सबसे पहला प्रूफ तो यहाँ पे होगा मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि आप आयोग को प्रस्तुत करेंगे। इसके बावजूद भी देखिए आपको एक शपथ पत्र यहाँ पे जारी करना होगा, ये तो इस वाली कंडीशन में। अब स्पेशल कंडीशन ये होती है, कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि किसी अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल में मनोज है, ठीक है, मनोज है, और उसके पिता का नाम राम सिंह है, ठीक है, RAM राम सिंह है, लेकिन वहीं आधार कार्ड में उसके पिता का नाम RAAM हो गया, राम सिंह, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा दोस्तों, थोड़ा नाम में भिन्नता के चक्कर में आप शपथ पत्र बना सकते हैं कि एफिडेविट से आपका काम चल जाता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। वहीं देखिए पिता पति वैवाहिक होने की स्थिति में माता का नाम, जो भी हमारे पिता का नाम होता है सर्टिफिकेट में, या शादी के बाद किसी महिला का पति का नाम होता है, तो यहाँ पर अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा ना, इसमें जो अंकित पिता का नाम, पति का नाम होगा दोस्तों, माता का नाम होगा, उसी को स्वीकार किया जाएगा। और ये नाम सेम होना चाहिए किसमें, अभ्यर्थी के जो अन्य पत्र हैं जैसे कि अंक पत्र, जाति स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, NOC वगैरह, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए पिता पति या वैवाहिक स्थिति होने में या माता के नाम में कुछ भी भिन्नता मिलती है, तो अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में भी शपथ पत्र प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो यहाँ पे शपथ पत्र संलग्न किया जाएगा, ठीक है। तो आपको अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र संलग्न नहीं किया गया तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। अगर इस संदर्भ में आप शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट लगाते हैं तो आप बच जाएंगे। होता है ना, कई बार ऐसा भी तो होता है माता पिता, और अब उसमें जैसे मेरे हाई स्कूल में नाम पिता का जो नाम था वो हमारा आधार कार्ड में कभी कभी गलत होता है, और या तो स्थायी निवास वगैरह। जैसे हम एक चीज और होती है, देखिए इसको समझिए, मैं तभी बोला ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी आज, ठीक है। किसी का नाम है देखिए सर्टिफिकेट में मनोज कुमार, ठीक है, और पिता का नाम होना चाहिए, पिता का नाम सर्टिफिकेट में हाई स्कूल के, ठीक है, राम कुमार। बच्चे का नाम है मनोज कुमार और पिता का नाम है हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में राम कुमार, लेकिन वहीं बच्चे का नाम डोमिसाइल में है मनोज कुमार, जबकि पिता का नाम है केवल राम, मिस्टर राम। और ऐसे ही आधार कार्ड में भी हुआ है मिस्टर राम। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा कि बच्चे का नाम तो सब जगह सेम है, लेकिन बच्चे के माँ जो पिता है उनका नाम अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, शपथ पत्र प्रेजेंट करेगा आयोग को। और इस कागज वगैरह कब लगाने पड़ता है, जब आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है, मेंस के लिए आपके जितने भी हार्ड कॉपीज होते हैं उनको भेजना पड़ता है आयोग के कार्यालय में, तो उस समय इस शपथ पत्र का आप उपयोग करेंगे, ठीक है। प्री एग्जाम के लिए नहीं करना है, अभी आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर देना है, बिल्कुल जो भी डेटा है आपके पास उसी से आपको फॉर्म भरना है। लेकिन जब आपका मेंस एग्जाम होना होगा तो उस समय आप इसको भेजेंगे। ऐसे जन्म तिथि, थोड़ा देखिए भाई जन्म तिथि में थोड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे आपका जानकारी है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि होती है ना, वो हाई स्कूल सर्टिफिकेट से ली जाती है कहीं पे भी। और जन्म तिथि के संबंध में कोई अन्य अभिलेख जैसे कि जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल और केवल जो आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र है ना, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं मान्य होगी। इसके अलावा आप कुछ भी लाएं, किसी भी अधिकारी का निर्गत प्रमाण पत्र लाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हालांकि इसमें ये भी नहीं बोला गया कि जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, इसका भी कहीं जिक्र नहीं है।
और देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि एवं हाई स्कूल जो जन्म तिथि है दोस्तों, यहाँ पर हाई स्कूल जो हमारी प्रमाण पत्र है ना हाई स्कूल वाली, देखिए आपका ऐसा होता है जैसे आपने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपकी जन्म तिथि में गड़बड़ हो गई। जैसे जन्म तिथि है किसी की, मान लेते हैं 2 अक्टूबर 1995, ठीक है 2 अक्टूबर 1995। अब यहाँ पर मेरी जन्म तिथि थी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में 2 अक्टूबर 1995, जल्दीबाजी हो गई और मैंने क्या कर दिया 2 नवंबर 1995 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आवेदन में तो मैंने 2 नवंबर 1995 भर दिया, लेकिन जो मैंने बाद में जो मैं कागज भेजूंगा जब मुख्य परीक्षा के लिए मैं अपने हार्ड कॉपीज भेजूंगा अटेस्टेड आयोग को, तो वो देख लेंगे उसमें मैच करेंगे, उसमें पता चल रहा है कि उनको 2 नवंबर, इसकी तो ओरिजिनल 2 अक्टूबर 1995 हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में। तो ये इस कंडीशन में ये होता है कि जो आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है उसी को आयोग वैलिड मानता है। ठीक है, और जो आपने आवेदन में भरी है उसका गलत मान लेगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या बोला गया देखिए कि अभ्यर्थी द्वारा जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन समकक्ष का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों संलग्न न होने की दशा में अभ्यर्थी को संनिरीक्षिका टीप में डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास हाई स्कूल वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं है वैलिड, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ केवल और केवल उसी से मान्य होगी, तो आप बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, देखिए फॉर्म में अगर कभी गलती भी हो जाती है डेट ऑफ बर्थ में, तो इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम से बाहर नहीं होंगे। आपकी जो हाई स्कूल की डेट ऑफ बर्थ है उसी को आयोग यहाँ पे क्या करेगा, वैलिड मानते हुए आगे की कार्रवाई करेगा। ठीक है, अगला देखिए आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा देखिए विज्ञापन में विहित आयु सीमा धारित किया जाना अनिवार्य है। न्यूनतम 21 मांगता है और मैक्सिमम 42 मांगता है। और कभी कभी यहाँ पे मैक्सिमम एज में क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे कुछ नियम कानून आने की वजह से 1 साल 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। जैसे लोअर पीसीएस में आया एक्सटेंशन 1 साल का, अपर पीसीएस में तो नहीं देखा मैंने, लोअर पीसीएस में आया था। तो यहाँ पर देखिए आयु की गणना जो होगी वो आपकी केवल और केवल हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से होगी। आधार कार्ड वगैरह इसका कोई उपयोग नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अदर सोर्सेज आपके जो भी हैं, आपका स्थायी निवास, ओबीसी प्रमाण पत्र, इससे कोई मतलब नहीं है। जन्म तिथि के लिए मानक जो प्रमाण पत्र है वो आपका हाई स्कूल का ही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें हमेशा। और देखिए आयु सीमा में छूट का दावा रखा है जिस कैटेगरी से आपने, तो उसका संबंधित वैध प्रमाण पत्र दोस्तों आपका होना चाहिए, और ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक होना चाहिए वैलिड। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और ऐसे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता विज्ञापन के अनुसार दोस्तों, जो जैसे किसी में मांगा गया है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे फाइनल का आपका समस्त वर्षों का जो 3 वर्ष होते हैं उसका आपको अंक पत्र देने पड़ेंगे, और सर्टिफिकेट जो डिग्री मिलती है वो भी देनी पड़ेगी बाद में वेरिफिकेशन के टाइम। और ऐसे सेमेस्टर वाले तो उनके 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल में, तो ऐसे देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए यदि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट डिग्री प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 6 माह से अधिक पूर्व का निर्गत नहीं होना चाहिए। यदि प्रमाण पत्र में वैधता अवधि का उल्लेख हो तो आवेदन की अंतिम तिथि को वैध होना चाहिए। अब देखिए कई बार क्या होता है, डिग्री मांगी जाती है, ठीक है, या आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है और वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, कॉलेज तक नहीं पहुंचता, तो आप क्या करते हो वैसे टाइम पे प्रोविजनल रिजल्ट मांग लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्रोविजनल रिजल्ट है दोस्तों 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए विज्ञप्ति की लास्ट डेट से। अगर विज्ञप्ति की लास्ट डेट अगस्त है तो मार्च से पहले का नहीं होना चाहिए वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री, नहीं तो आपकी नहीं लगेगी वो। ठीक है, और वैलिड है फॉर्म भरने की डेट तक, लास्ट डेट तक, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित आवश्यक है। ठीक है, देखिए यूके पीसीएस एक ऐसा आयोग है दोस्तों जो अपीयर्ड, वैसे अधिकतर जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपीयर्ड वालों को मौका नहीं देते, केवल यूपीएससी देता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस की जो परीक्षा होती है संघ लोक सेवा आयोग, उसमें आपका अपीयरिंग वाले भी एग्जाम दे सकते हैं फाइनल ईयर। लेकिन जो लोक सेवा आयोग है इसमें फाइनल ईयर वालों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप किसी भी स्नातक पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, भले ही आपका देखिए अभी आपका रिजल्ट, जैसे अभी 31 अगस्त तक बहुत से फॉर्म्स की डेट है ना, जो हमारा अपर पीसीएस आया, लोअर पीसीएस आया, इसकी जो फाइनल डेट है, लास्ट डेट है सबमिट करने की 31 अगस्त तक है। अगर 25 अगस्त तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 30 अगस्त तक भी आता है तो आप इसको भर सकते हैं एक दिन पहले भी। लेकिन 31 के बाद का रिजल्ट आएगा तो फिर आप इसको नहीं भर पाएंगे और बाहर हो जाएंगे आप। ठीक है, ऐसे अन्य कंडीशन होते हैं दोस्तों, जैसे अनिवार्य अनुभव, अनुभव कहीं पे मांगा गया है, कहीं पे एक्सपीरियंस भी मांगता है किसी पोस्ट में, अभी तो किसी पोस्ट में नहीं मांगा गया है, तो वहां पे आपके पास ना जो विज्ञापन की अंतिम तिथि है यहाँ पर तक का आपका जो है वैलिड एक्सपीरियंस लेटर होना आवश्यक है। ठीक है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी होते हैं। अधिमानी अर्हता की बात करते हैं दोस्तों, तो अधिमानी जो अर्हता होती है ना, ये केवल संबंधित अर्हता के लिए निर्गत होने की तिथि से करना पड़ता है। मतलब यानी कि अधिमानी अर्हता विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। यानी अधिमानी अर्हता में एनसीसी बी मिलता है, एनएसएस, और इसके अलावा देशीय प्रादेशिक सेना में 2 साल की सर्विस की है जिसने, टेरिटोरियल आर्मी में,
ठीक है। तो इन लोगों को यहाँ पे अधिमानी अर्हता मिलती है। हालाँकि ये कुछ नहीं है, ऑप्शनल होता है, इसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं है। ऐसे लंबवत आरक्षण है, तो लंबवत आरक्षण देखिए दोस्तों, वर्टिकल रिजर्वेशन, तो यहाँ पे अनुसूचित जाति जो है हमारी एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब और हमारी ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, तो ये सभी लंबवत आरक्षण में आते हैं। मतलब इनको डायरेक्ट आरक्षण होता है। जैसे 100 सीटें हैं, 100 सीटों में जितना भी इनका आरक्षण प्रतिशत होगा उतना इनको मिलेगा। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में बात करते हैं, एससी के लिए 19% है, ओबीसी के लिए 14% है, जनजातियों के लिए 4% है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 100 में से 19 सीटें हो जाएंगी एससी की, 14 सीटें हो जाएंगी ओबीसी की, 4 सीटें हो जाएंगी एसटी की, 10 सीटें हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सीटें जनरल के लिए रहेंगी। और उसमें फिर हमारी हॉरिजॉन्टल जो भी रिजर्वेशन है वो उसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट रिजर्वेशन। अब हमारा जो होता है क्षैतिज आरक्षण, इसको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। क्षैतिज आरक्षण को देखिए समझिए थोड़ा, क्या होता है क्षैतिज आरक्षण, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर लेता हूँ आज आपको। क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आरक्षण आते हैं इनको भी समझो। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन तो डायरेक्ट आपको देख लिया कैटेगरी के हिसाब से, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो हमारी सीट्स के अंदर ही मौजूद होता है, यानी कि अंदर मिलता है, मतलब मेन सीट के अंदर नहीं मिलेगा, तो जो हमारे अदर सीट है जिन जिन कैटेगरी के लिए उनके अंदर होगा ये। ठीक है, जैसे समझाता हूँ मैं अभी आपको। इसमें जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है, इसमें हमारे उत्तराखंड विमन हो गई और हमारे पूर्व सैनिक हो गए, एक्स आर्मी, और उसके साथ साथ दिव्यांग अभ्यर्थी जो हो गए हमारे फिजिकली चैलेंज, उसके साथ साथ डीएफएफ जो हो गए हमारे डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो ये हमारे सभी किस में आ जाते हैं, ये हमारे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आते हैं। आप समझिए इसको कैसे। अभी मैंने 100 सीटों की बात की आपसे ना, 100 सीटों में से देखिए आप समझिए, 19 सीटें तो हमारी सीधे एससी के लिए हो गई और 14 सीटें हमारी इसमें ओबीसी के लिए हो गई, 4 सीटें हमारी इसमें जनजाति के लिए हो गई, 10 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हो गई। ठीक है, अब हमारे पास टोटल यहाँ पे जनरल की कितनी सीटें बच गई, आप इसको जोड़ सकते हैं, 19 10 29, 29 4 33, 33 और 14 47, तो 47 सीटें तो हमारी टोटल रिजर्व हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी जनरल की बची 53 सीटें। अब इस 53 सीटों में कुछ हमारी पीएच की सीटें रहेंगी, तो यही होता है, इस 53 के अंदर भी जो रिजर्वेशन होगा जनरल के लिए केवल, जैसे पीएच आ जाएगा इसमें, जनरल वीमन आ जाएगी इसमें। ठीक है, जनरल वीमन इसी में आएंगे। और ऐसे ही जो 19 सीटें हैं देखिए एससी की, तो इसमें हमारी 30% सीटें जो होंगी एससी वीमेन के लिए सेव हो जाएंगी। ऐसे 14 जो ओबीसी हैं, इसमें से हमारी 30% सीटें ओबीसी वीमेन के लिए हो जाएंगी। 4 में से 30% सीटें हमारी एसटी वीमेन के लिए हो जाएंगी। 10 ईडब्ल्यूएस में से हमारी क्या हो जाएंगी, 30% जो रिजर्वेशन रिजर्व रहेंगी, 3 सीटें यानी कि 10 में से, वो हमारी किसके लिए रहेंगी, जनरल ईडब्ल्यूएस वीमेन के लिए। ठीक है, ये समझ पाए ना आप। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में देखिए अपनी कैटेगरी में जनरल की 53 सीटें हैं, मान लीजिए 53 सीटें जनरल की, तो इन 53 सीटों में विमन क्या करेंगी, बॉयज के साथ अगर मेरिट में स्टैंड करें तो वहां पे तो आएंगी आएंगी। उसके साथ साथ 53 का जो 30% सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, यानी कि 5 या 15, लगभग 15 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित तो रहेंगी रहेंगी। ठीक है, और ऊपर की रैंक अगर महिला लाते हैं 35 से ऊपर की रैंक, तो बॉयज को भी वहां से बाहर निकाल देंगी। तो ये होता है मतलब रिजर्वेशन। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, किसी दिन इस पे भी विस्तार में और अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने खेल प्रमाण पत्रों के लिए बताया है। डोमिसाइल के संदर्भ में बात की गई है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कुछ भी चाहिए, अगर आपको उत्तराखंड में रिजर्वेशन चाहिए किसी भी कैटेगरी में, तो आपका उत्तराखंड का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बिना आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अनापत्ति प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। कोई ग्रुप सी की जॉब में पीसीएस का फॉर्म भर रहा है तो उसको एनओसी प्रेजेंट करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। एनओसी नहीं होगी तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, मतलब बाद में बाहर किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो अनापत्ति पत्र के संदर्भ में भी यहाँ पे बहुत सी बातें बोली गई हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक राज्याधीन सेवा में न हो, किंतु आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात किसी सेवा में कार्यभार ग्रहण कर लिया हो, तो वर्तमान सेवायोजक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा वर्तमान सेवायोजक को प्रेषित पत्र की पावती विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है, जिसमें वर्तमान विभाग को परीक्षा संबंधी सूचना अनुमति विषयक उल्लेख हो। यानी कि ऐसा भी हो जाता है, जैसे बहुत लोगों ने अभी एग्जाम देंगे अक्टूबर में, देखिए इस चीज़ को समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो लोग पहले से राज्याधीन सेवा में हैं उनको तो एनओसी मिल जाएगी, वो फॉर्म भर लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत से लोग अभी फॉरेस्ट गार्ड में सेलेक्ट होंगे, ग्रुप सी का एग्जाम दिया है, वीपीडीओ वीडियो में सेलेक्ट होंगे और कनिष्ठ सहायक में सेलेक्ट होंगे। अब देखिए ये फॉर्म आने के बाद हो रहा है, फॉर्म की डेट तो चले गई, पीसीएस का फॉर्म भी भर दिया हमने, अभी तो एनओसी हमने लगाई नहीं। लेकिन जब हम देखिए वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे वीडियो वीपीडीओ कनिष्ठ सहायक या फॉरेस्ट गार्ड में, तो उसके बाद हमको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ये भेजना पड़ेगा
ठीक है। वर्तमान सेवा आयोजक का जो है प्रेषित पत्र भेजना पड़ेगा, हमने वर्तमान जो सेवा आयोजक है जहाँ पे हमारी जॉब लगी होगी वहाँ से हमको एनओसी बना के फिर दोबारा भेजनी पड़ेगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, ठीक है। और परीक्षा की अनुमति विषयक भी उसमें सूचना या पत्र होना चाहिए, तब जाके हम एग्जाम दे पाएंगे और एलिजिबल रहेंगे एग्जाम के लिए, नहीं तो बाहर हो जाएंगे। और बाकी देखिए समूह ग के पदों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ग्रुप सी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ग्रुप सी में एक कंडीशन है, यूके ट्रिपल एससी में नहीं है, इसको समझिएगा, तो होगा बहुत महत्वपूर्ण आज वीडियो होने वाली है, इसको समझिए। एग्जाम देने चले जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं आप लोग और पता कुछ नहीं है, और लास्ट में फिर रोना होता है कि बाहर हो गया मैं इस सर्टिफिकेट की वजह से, इस कंडीशन की वजह से। इस संनिरीक्षिका जो 2019 है ना, इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, बस मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, इसको सभी लोग एक एक बिंदु को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। यूके ट्रिपल एससी में क्या होता है, या तो आपका हाई स्कूल और इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए, या आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, स्थायी निवास, तो आप ग्रुप सी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोअर पीसीएस के जो ग्रुप सी पद है उनके लिए एक और कंडीशन है इसमें, आपका स्थायी निवास या तो उत्तराखंड से होना चाहिए या आपका हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए। इसके साथ साथ इनके साथ एक अनिवार्य अर्हता और है इसमें कि आपका नाम किसी न किसी सेवा आयोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो पहले से ही हमारे उत्तराखंड राज्य सेवाओं में लोग जॉब में लगे हुए हैं, वो लोग एनओसी देंगे, वो उनके पास इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज का कागज तो होगा नहीं, तो वो लोग उसमें एनओसी देंगे। और तीसरी कंडीशन एक और है, कोई ऐसे भी कैंडिडेट है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वालों को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल से जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ से एनओसी ला के उत्तराखंड का जो इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के तब ये फॉर्म को भरना पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बाध्यता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी इंप्लॉय है उनके लिए। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है हमारे, उनके लिए ये कंडीशन नहीं है, उनको केवल एनओसी देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, ठीक है, समझ गए ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी तो ये अभिलेखों का स्व प्रमाणीकरण ये हमारा मेंस के टाइम पे होता है, जब हम भेजते हैं, प्री जैसे क्वालिफाई होगा हमारा लोअर या अपर का, तो हम क्या करेंगे, अपने जितने डॉक्यूमेंट होते हैं ना उनका फोटो कॉपी करेंगे, उनको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और उसके बाद उसको सचिव लोक सेवा आयोग हरिद्वार के नाम पे भेज देते हैं, ठीक है। वो डिटेल आती है, उसकी न्यूज़ आती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आयोग देता है अलग से, तो जब वो आएगी, जब आप क्वालिफाई होंगे तब जान लेंगे इसको। तो वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट अपने क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। अभ्यर्थी की फोटो हस्ताक्षर बिल्कुल साफ वगैरह होनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। आयु सीमा की यहाँ पे देखिए परिशिष्ट में दिया गया है दोस्तों, विज्ञापन में विहित आयु सीमा धारित किया जाना अनिवार्य है। आयु की जो गणना होगी दोस्तों वो अभ्यर्थी के हाई स्कूल सर्टिफिकेट पे होगी। बाकी इसमें अन्य महत्वपूर्ण अदर पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपने समझना चाहिए, और अच्छे से इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कर लें, और किसी भी अगर पॉइंट में आपको डाउट वगैरह होता है तो उसको डिस्कस कीजिएगा जरूर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा आयोग के द्वारा रिलीज किया गया ताकि किसी भी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र संबंधी कोई परेशानी ना हो, और किसी भ्रम में न रहे वो, और कोई भी गलती ना करें। और फॉर्म भरने में जिन लोगों की गलती हो गई है यूके पीएससी और लोअर पीसीएस के, वो लोग फॉर्म को कैंसिल कर लें, और फॉर्म की लास्ट डेट तक वो फॉर्म को कितनी भी बार भर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बार बार फॉर्म गलत भरना भी अच्छी बात नहीं है, तो आप लोग अच्छे से देख कर उसको भरिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई डाउट क्वेरी होगी तो पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई और इससे संबंधित आपकी क्वेरीज होंगी तो ज़रूर पूछिएगा, नाम संबंधी या कुछ ऐसा वैसा होता है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको अच्छे से देखिएगा समझिएगा। और साथ ही जो इसकी नोटिफिकेशन पीडीएफ है, या तो आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है upsc.gov.in, इसके होम पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन है, आप अपने फ़ोन में अगर टेलीग्राम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया तो आपने सर्च बटन में हमारे चैनल का नाम लिखना है और आपको हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी, मतलब हमारा चैनल दिख जाएगा टेलीग्राम पे, सीधे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ओपन ग्रुप है हमारा। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।